हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ सेकंड ऑर्डर। SN1 ऑर्डर की जो मैं वीडियो है एक बार बना चुका हूं, तो आप जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके एक बार चेक कर लें ताकि आपको SN2 को समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखिए SN2 के अंदर होता क्या है। SN2 के अंदर हम लेते हैं एक एल्किल हैलाइड। अब आप जो एल्किल हैलाइड ले रहे हो वो एल्किल हैलाइड मान लेते हैं हम CH3X है। CH3X में जब आप न्यूक्लियोफाइल डालते हो तो न्यूक्लियोफाइल जो है, अब यहाँ पर कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड में पोलैरिटी है, ये आपको दिखाई दे रही होगी क्योंकि कार्बन और हेलोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन ही होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली हेलोजन की तरफ ही शिफ्ट है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर्ड पेयर, और इस कार्बन की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। जैसे जैसे इस पॉजिटिव का अट्रैक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ होगा, आप जैसे ही एल्किल हैलाइड के अंदर न्यूक्लियोफाइल को ऐड करोगे तो होगा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पॉजिटिव की तरफ दौड़ा चला आएगा। जैसे ये इसकी तरफ बढ़ेगा तो ये वाला बॉन्ड हल्का हल्का बनने लगेगा और ये वाला बॉन्ड कमजोर होने लगेगा। तो जब ये कमजोर होने लगेगा तो होगा ये, पहले ये sp3 था, जब तक न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहा था तब तक ये sp3 था। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अप्रोच करेगा, x यहां से हल्का हल्का दूर जाना स्टार्ट होगा। अब x अगर दूर जाना स्टार्ट होगा तो इसकी हाइब्रिडेशन कुछ sp2 जैसी दिखाई देगी आपको, इस टाइप से। आधा लोब जो अनहाइब्रिडाइज्ड लोब है वो आपको अलग से दिखाई देने लगेगा। उसके एक हिस्से से आपको दिखाई देगा हेलोजन जाता हुआ और दूसरे हिस्से से दिखाई देगा न्यूक्लियोफाइल आता हुआ। तो आपको कुछ इस टाइप की ट्रांजिशन स्टेट दिखाई देगी। तो आप देख सकते हो ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये TPP जैसी नहीं है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, चलो ये है, ठीक है। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि ट्रांजिशन स्टेट जो है बताइए वो इलेक्ट्रॉन रिच है कि डेफिशिएंट है। तो आपको साफ दिखाई दे रही होगी कि यहाँ कार्बन जो है वो पेंटावेलेंट है। कार्बन अगर पेंटावेलेंट है इसका मतलब क्या है कि कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कार्बन 10 रख ही नहीं सकता, कार्बन को चाहिए 8। तो ये अनस्टेबल हो रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो रखा है। ऐसा कोई भी ग्रुप अगर आप यहाँ लगा देते हो जो इसको खींच के 10 से 8 की तरफ ले जाए तो वो इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो हमें बेसिकली करना क्या है, SN2 में पढ़ना क्या है, हमें ये देखना है ये ट्रांजिशन स्टेट किस तरीके से स्टेबल होगी। तो आप मोटा मोटा समझ भी सकते हो। अगर मैं इस हाइड्रोजन की जगह पे अगर sp2 एटम लगा दूं तो s कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर s कैरेक्टर बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो ये जो 10 हो रखे हैं वो थोड़े तो कम होंगे, तो उससे इसकी स्पीड बढ़ेगी। नंबर 1, कौन कौन से एटम हो सकते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, sp2 कार्बन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब अगर एटम्स लगाते हो आप तो इससे इसकी स्पीड को सारा मिलेगा। तो और एक और बात यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है वो आपको दिखाई दे ही रहा होगा, sp2 कार्बन है वो भी ठीक है। इसके अलावा आपको एक बात ये ध्यान में रखनी होगी कि ये जो x आया है, ये न्यूक्लियोफाइल आया है, ये किस तरीके किस साइड से आया है, फ्रंट साइड से आएगा या बैक साइड से। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है, अगर हम फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हिसाब से देखें तो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ मान लो एक ऑर्बिटल है, ये x के साथ इन्होंने बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। इसने x के साथ यहां बॉन्ड बनाया हुआ है। ये मान लो आपका हाइड्रोजन है, यहां पर आपके हाइड्रोजन है, कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड है। अब बड़ा ये वाला जो ऑर्बिटल है ये कौन सा है, ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। और ये पीछे क्या है, ये पीछे जो है ये क्या है, ये आपका इसका सिग्मा स्टार है। और ये क्या है, ये इसका सिग्मा बॉन्डिंग है, कार्बन और एक्स का ये सिग्मा बॉन्डिंग है। अब न्यूक्लियोफाइल के पास दो रास्ते हैं, क्या, या तो वो पीछे से आ जाए क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, आपको साफ पता है। अगर ये फ्रंट से आया तो इसके संग एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखिए जरा, अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल यहां से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है तो इसके बाद लोन पेयर होंगे। अब ये इस हिस्से से जुड़ने आएगा तो बॉन्डिंग बनेगा, इस हिस्से से जुड़ने आएगा तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा, और बीच में नोड भी है। तो ये तो नॉन बॉन्डिंग टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है। इधर से जो जुड़ने आ रहा है, एक तरफ से बॉन्डिंग हो रहा है, एक तरफ से एंटी बॉन्डिंग हो रहा है। अगर मैं मान लेता हूँ ये इलेक्ट्रॉन रिच है ना, अगर आप ऐसे समझ सकते हो, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, तो यहां से जुड़ेगा तो बॉन्डिंग होगा, यहां से जुड़ेगा तो एंटी बॉन्डिंग होगा। तो यहां से तो उसका इंटरेक्शन अच्छा हो नहीं रहा है। तो बेसिकली करता क्या है न्यूक्लियोफाइल को ये दिखता है यहां से मैं नॉन बॉन्डिंग हो रहा हूं, या आप ये भी कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल के पास एक ही रास्ता बचता है, पीछे वाला। पीछे कोई भी नहीं है, पीछे पूरा लोब खाली पड़ा है, तो ये आराम से इसके सिग्मा स्टार की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वहां से बॉन्ड बना देता है, ठीक है।
तो अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझें तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन के बैक साइड के सिग्मा स्टार की तरफ अप्रोच कर रहा है, न कि कार्बन और हेलोजन की सामने की साइड से। ठीक है, एक और बात भी है, पीछे की तरफ भीड़ कम है क्योंकि हाइड्रोजन हल्के होते हैं। अगर आप यहाँ क्राउडिंग कर दोगे तो बैक साइड से अप्रोच बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फ्रंट से तो अप्रोच मुश्किल थी, बैक से भी अप्रोच मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल 3 डिग्री वाले जो होंगे एल्किल हैलाइड वो कभी भी SN2 नहीं देंगे, चाहे कितने भी स्टेबल कार्बोकेटाइन वहाँ बन जाए। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ तो आप ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देख रहे हो वैसे भी। ठीक है, तो बैक साइड अटैक क्यों हुआ है आपकी समझ में आ गया होगा। बैक साइड में पीछे की साइड सिग्मा स्टार पूरी तरह से खाली है और भीड़ भी नहीं है, इसी वजह से वो पीछे से आया है। फ्रंट साइड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इधर की तरफ से इसका बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रहा है और इधर की तरफ से इसका एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये एक ओवरऑल नॉन बॉन्डिंग टाइप का इंटरेक्शन हो गया है। तो सामने की तरफ से कभी भी प्रॉपर इंटरेक्शन फील नहीं करेगा, इसी वजह से ये बैक साइड से अप्रोच करेगा। ठीक है, क्राउडिंग की वजह से समझ सकते हो कि ये लोन पे रिपल्शन भी होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जब ये बैक साइड से आएगा तो होगा ये, जब ये बैक से आएगा तो ये हाइड्रोजन तीनों आगे की तरफ मुड़ जाएंगे। ये एक्स तो धीरे धीरे जाने लगा ना, अब जब एक्स यहाँ से निकल ही जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह से बैक साइड से आ जाएगा, तो एच आपके आगे की तरफ तीनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक तरह से जैसे आंधी में आपका जो छाता है वो बिल्कुल उल्टा हो सकता है, सेम उसी तरीके से यहाँ क्या होगा, आपका ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ रिवर्ट हो गया है। न्यूक्लियोफाइल पीछे से आया, जो तीनों एच पहले इधर की तरफ थे वो आगे की तरफ चले गए, मतलब पहले कोई चीज़ ऐसे थी अब वो घूम के ऐसी हो गई। ठीक है, तो इसको आप एक नाम देते हो वाल्डन इन्वर्जन। तो कभी भी अगर आपका रिएक्टेंट R है, यहाँ तो चलो मैंने H ले रखा है, अगर मैं यहाँ पर H D या T ले लूँ तो अगर ये मेरा मॉलिक्यूल रिएक्टेंट R है तो प्रोडक्ट मेरा हमेशा S आएगा, S कॉन्फ़िगरेशन का। अगर ये D है तो वो L आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको हमेशा इन्वर्जन मिलेगी। अब यहाँ पर ये रेट जो है, ये जो बन रही है, जो 1 स्टेप रिएक्शन है, इसे हम कंसर्टेड स्टेप भी कहते हैं। आप इसे क्या बोलते हो, आप इसे कंसर्टेड मैकेनिज्म भी कहते हो। क्यों? क्योंकि बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना एक साथ हो रहा है, और जब भी कभी बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना एक साथ होगा आप इसे कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलोगे। चलिए आगे चलते हैं। रेट किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, तो रेट यहाँ 2 चीज पर डिपेंड कर रहा है। किस किस पे, एक तो सबस्टेट के ऊपर, दूसरा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर, क्योंकि दोनों का ही रोल है ट्रांजिशन स्टेट में। सबस्टेट तो देखो है ही और न्यूक्लियोफाइल भी इसमें ऐड हो चुका है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल बढ़ेगा रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे सबस्टेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो भी रेट बढ़ेगा। ठीक है, तभी इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, सेकंड ऑर्डर। इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में भी ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसी वजह से ये सेकंड ऑर्डर कहला रहा है। अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बहुत ज़्यादा है, अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी कंसंट्रेशन में थोड़ा बहुत चेंज आ भी जाए, आप थोड़ा बढ़ा दो थोड़ा घटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन को। तो अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत ज़्यादा है तो उस केस में रेट हमेशा सबस्टेट के ऊपर ही डिपेंड करने लग जाता है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अगर वो कहता है कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में है, तो बताइए ये रिएक्शन कैसे होगी, तो आप देख लीजिएगा। SN2 उस टाइम पे आप SN2 नहीं बोलोगे, उसे आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलोगे। ठीक है, या SN1 भी कह सकते हो। अच्छा, कौन से मॉलिक्यूल हैं जो SN2 देंगे ही नहीं? हमने SN1 के जो लास्ट लेक्चर था उसमें बात कर चुके हैं कौन SN1 नहीं देगा। मोस्टली वही है जो यहाँ पर वहाँ पर थे, वो यहाँ पर भी है, कुछ एक आध एक्स्ट्रा है। जैसे ये है, ये SN2 नहीं देगा नॉर्मल कंडीशन में। क्यों? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। कैसे तोड़ेंगे इसे? डबल बॉन्ड कैरेक्टर से भी नहीं तोड़ सकते। यहाँ बैक साइड बड़ी हिंडर्ड है तो अटैक नहीं हो सकता पीछे की साइड से। यहाँ पर क्लोरीन अगर निकला तो देखिए आप बीच में इसको ट्रायंगुलर प्लेनर होना है, मतलब इसको जो एंगल चाहिए वो इस टाइप से करके 120 डिग्री का एंगल चाहिए। अब ये खुलेगी कैसे, 120 डिग्री कैसे मिलेगा इसको? ये तो 60 डिग्री में फ्रीज है, जो आपकी रिंग है ना ये 60 डिग्री पे है। जैसे जैसे Cl जाएगा तो वो ना ये होगा कि इसको और इसको फैलना पड़ेगा, तभी तो आपको ये लोब दिखाई देगा खाली वाला। तो ये फैलेगी कैसे? रिंग तो टूट जाएगी। तो ये 3 मेंबर रिंग भी आपकी SN2 नहीं दे सकती। इसमें तो वैसे ही दिखाई दे रहा है भीड़ बहुत हो रखी है, तो इसमें वैसे नहीं होना बैक साइड अटैक। इसके बाद इसमें देखें, इसमें भी बैक साइड हिंडर्ड है तो यहाँ भी अटैक नहीं हो पाएगा। इसके अंदर पीछे आपने 3 रिंग लगा दी है तो यहाँ भी अटैक नहीं हो सकता। यहाँ आपके पास जो बीटा कार्बन है बहुत ही क्राउडिंग कर रखी है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड लगा दिया है इस पे, तो इसको हम नियोपेंटाइल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसके अंदर भी ध्यान रखिएगा, इसके अंदर भी रिएक्शन नहीं होगी। इसके अंदर फिर से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये भी नहीं होगा। इसके अंदर फिर से वो क्राउडिंग वाली बात आ गई, इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे केस थे जहां पर SN2 नहीं होती। किसी में रीजन ब्रिज हेड बैक साइड हिंडर्ड होने की वजह से, किसी के अंदर रीजन है कि एंगल अचीव न होने की वजह से। ठीक है, तो अलग अलग रीजन है। किसी में डबल बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होने की वजह से। ठीक है, इस वजह से ये कुछ ये मॉलिक्यूल्स हैं जो SN2 नहीं देते हैं। मोस्टली मॉलिक्यूल इसमें वो भी हैं जो SN1 नहीं दे रहे थे,
कॉमन है कुछ, SN2 SN1 दोनों ही नहीं देते, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव रेट की बात करें हम, कौन SN2 फास्ट देगा, कौन SN2 स्लो देगा, तो हम बेसिकली देख क्या रहे हैं इसमें, हम इसमें ये देख रहे हैं कि आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई है उसके अंदर ये काफ़ी 10 इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं, तो इनको जो खींच के जो इतनी रिच हो रखी है उसको थोड़ी डेफिशिएंट कर दे या ऑक्टेट की तरफ ला दे, 8 इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो ज़्यादातर यहाँ पर कैसे ग्रुप होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो आप देखिए ये सबसे अच्छा SN2 दे रहा है। क्यों दे रहा होगा ये सबसे अच्छा SN2, क्योंकि यहाँ पर आपने C+O लगा रखा है, ठीक है। आप शायद इसको ऐसे समझ ना पाए, मैं यहाँ थोड़ा बना के दिखा दूँ कि यहाँ पर जो रिएक्शन जा रही होगी वो कुछ ऐसे जा रही होगी। C से यहाँ है आपका X लगा हुआ है, ठीक है, और इधर की तरफ आपका आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर आपका एक H है, ये भी H है, और यहाँ जो लगा रखा है आपने क्या रखा है, COCH3। तो आप खुद ही सोचिए कि ये काफ़ी रिच हो रखे हैं, ये भी पेंटावेलेंट हो रखा है, तो ये sp2 नहीं है, ये भी तो sp2 है, तो ये -I की वजह से इस नेगेटिव चार्ज को कुछ तो कम करेंगे, तो स्पीड बढ़ाएंगे कि नहीं, तो सबसे तेज ये बढ़ाता है। फिर उसके बाद ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कुछ तो खींच के कम करेगा। मतलब आप मोटा मोटा आप समझ सकते हो कि यहाँ आप नेगेटिव बना दीजिए और इस नेगेटिव को ये खींच के कम कर रहा है। ये बेस्ट अल्फा हेलो कीटोन या अल्फा हेलो एस्टर सबसे अच्छी SN2 देते हैं, ध्यान रखिए इस बात को। फिर ये हीटेरोएटम वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये भी खींचेगा। फिर नाइट्रोजन थोड़ा कम होता है पर खींच तो ये भी सकता है। फिर यहाँ भीड़ बहुत कम है तो यहाँ भी अच्छा होगा SN2। उसके बाद बेंजाइलिक का -I होता है पर इसमें भीड़ भी आ गई है थोड़ा, इसलिए ये थोड़ा पीछे है, ठीक है। मतलब इसमें -I कैरेक्टर ज़्यादा है माना, पर बैक साइड हिंडर्ड होने लगी है तो ये थोड़ा पीछे आएगा। इसके अंदर -I थोड़ा इससे तो कमी है तो ये थोड़ा पीछे, और फिर इसके हिसाब से CH3 CH2, फिर लास्ट में आपका जैसे जो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है सबसे लास्ट में, ठीक है। टर्शरी वाले 3 डिग्री वाले तो कभी देते नहीं, आप ये ध्यान रखिएगा, उसको आप यहाँ कहीं भी फिट नहीं कर सकते हो। SN2 की स्पीड पोलर प्रोटिक मीडियम में किस सॉल्वेंट में बढ़ेगी, पोलर प्रोटिक मीडियम में बहुत तेज हो जाएगी, पोलर अप्रोटिक मीडियम में बहुत तेज हो जाएगी। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता क्या है देखिए, पोलर प्रोटिक में किसकी स्पीड बढ़ती है, SN1 की। पोलर अप्रोटिक में किसकी बढ़ेगी, SN2 की। क्यों बढ़ेगी, अगर मैं मान लो DMSO जैसा सॉल्वेंट ले लूँ एक, ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, तो होता ये है कि जब आप पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो तो यहाँ पर कुछ एक कैविटी बन जाती है बीच में इनके, इस कैविटी के अंदर छोटे छोटे कैटायंस फंस सकते हैं। अगर आप एक रिएक्शन करा रहे हो RX + NaCl की, तो ज़रा इमेजिन करो Na और Cl जब जब साथ होंगे तो Na और Cl के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो Cl का हमला करना और इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर मैं किसी तरीके से इस Na को यहाँ से निकाल दूँ या कहीं फंसा दूँ या इसको स्टेबलाइज करा दूँ तो Cl जल्दी अटैक नहीं कर जाएगा इस पर, तो स्पीड बढ़ा देगा कि नहीं। तो ये जो सॉल्वेंट्स हैं ये करते क्या है, जो सब के सब सारे के सारे की बात हो रही है, ये सारे सॉल्वेंट की शक्ल देख लीजिए आप, ये सारे के सारे पोलर अप्रोटिक है। अप्रोटिक क्यों कह रहे हो आप, क्योंकि इन सब में कहीं पर भी हीटेरोएटम से H नहीं लगा। प्रोटिक इसे कहते हैं जिसमें OH है, NH है, SH है, HF है, इसे आप क्या बोलते हो, प्रोटिक। हीटेरोएटम, हीटेरो मतलब लोन पेयर कंटेनिंग एटम्स जो होते हैं उससे H लगा होता है तो आप उसको हीटेरोएटम बोलते हो। ये हीटेरोएटम नहीं है इसलिए उनको आप प्रोटिक कहते हो बेसिकली, और हीटेरोएटम भी कह सकते हो। प्रोटिक H ये प्रोटिक नहीं है एक भी इनके अंदर, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी आप देख सकते हो ना तो N से H लगा है, ना O से H, ना S से H, ना हेलोजन से H। तो ये क्या करते हैं, अपनी कैविटी में N को फंसा लेते हैं। एक बार N की कैविटी में फंस गया तो Cl को पूरा मौका मिल जाएगा हमला करने का, तो स्पीड बढ़ा देगा कि नहीं, अट्रैक्शन खत्म, तो न्यूक्लियोफाइल तेजी से आएगा और X को रिप्लेस कर देगा। तो SN2 की स्पीड बहुत तेज हो जाती है अगर आपके पास सॉल्वेंट पोलर अप्रोटिक है, ठीक है। और पोलर प्रोटिक होगा फिर क्या होगा, पोलर प्रोटिक के संग बड़ी प्रॉब्लम है, वो कैटायन को भी फंसा लेता है अपने अंदर और एनायन को भी फंसा लेता है, फिर हमला कौन करेगा। इसलिए आप यहाँ पर पोलर प्रोटिक नहीं ले सकते, है ना, इसलिए हम यहाँ यूज करते हैं पोलर अप्रोटिक, क्योंकि इसके पास ये टेंडेंसी है कि ये जितने भी आपके कैटायंस हैं उनको अपने जो बीच में कैविटी जनरेट हो रही है इनके, उसके बीच में इनको ट्रैप कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं लिविंग ग्रुप की। जितना अच्छा ये लिविंग ग्रुप होगा उतनी जल्दी से ये आराम से आके लग जाएगा पीछे, या आप कह सकते हो उतनी जल्दी ये चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव, उतनी आराम से ये आ सकता है। तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर आप ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप जो होते हैं वो ऑक्सीजन फॉस्फोरस का बॉन्ड, ऑक्सीजन टॉसाइल, OMS, OTF, ठीक है, ये सारे बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप माने जाते हैं। फिर हेलोजन का है RI, RBr, RCl, और सबसे खराब लिविंग ग्रुप है RF। इसकी वजह रीजन क्या है, ये जो OTS वगैरह है तो आपने जानते भी होंगे, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, क्लोरेट्स, बोरेट्स, ये सब बड़े स्टेबल होते हैं। तो ये बेसिकली ये जो बॉन्ड्स हैं इन्हीं के बीच में मिलते हैं, ठीक है। तो OTS में जो है सल्फेट्स होता है, इसमें भी सल्फेट होता है, ट्रिफ्लेट में भी सल्फेट ही होता है ना, थोड़ा स्केलेटन में डिफरेंस होता है इनके। ऑक्सीजन फॉस्फोरस फॉस्फेट्स है, तो अगर ये कहीं भी दिख जाए तो ये पहले भागते हैं, फिर हेलोजन जाते हैं। हेलोजन में जो इंट्रैक्शन पुअर है वो
पहले जाएगा और जो मजबूत है वो बाद में जाएगा। तो लीविंग ग्रुप का ऑर्डर इस क्रम में रहेगा। तो बेसिकली ये रेट का ऑर्डर भी है, SN2 का रेट भी इसी क्रम में चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उससे इसके रेट को क्या फर्क पड़ रहा है। तो बेसिकली देखा ये गया है कि जब लीविंग ग्रुप निकल रहा होता है, मैं इसको रब कर देता हूँ, जब लीविंग ग्रुप निकल रहा होता है तो वहां पर एक कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर X यहाँ से जा रहा है तो यहाँ कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज एक कैटायन है और कार्बन यहाँ पर एक सॉफ्ट एटम है। सॉफ्ट को सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा पसंद है, मतलब बड़ा न्यूक्लियोफाइल। और फजान के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये कैटायन है, स्मॉल कैटायन विल पोलराइज लार्ज एनायन। तो छोटे कैटायन को बड़ा एनायन पसंद है। क्यों पसंद है, क्योंकि कैटायन छोटा होगा तो वो बड़े एनायन को पोलराइज करेगा तो उसकी एटॉमिक शेल को मिक्स कर लेगा ना, इससे इसमें क्या जनरेट होगी, कोवेलेंसी, और कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत होते हैं, ठीक है। तो जितना बड़ा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही अच्छा वो, उतनी तेजी से वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, ठीक है। तो अब हम नॉर्मली बताओ, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और F नेगेटिव, इन सब में सबसे बड़ा कौन है, I नेगेटिव। तो स्मॉल कैटायन विल पोलराइज लार्ज एनायन, तो आयोडीन इसकी तरफ दौड़ा चला आएगा, है ना, इसके अंदर कोवेलेंसी ज्यादा आएगी तो उससे स्पीड बढ़ेगी। तो एग्जामिनर क्या करता है, कई बार इनको पूछता है, कई बार तो सीधा पूछ लेता है कि बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए। तो वहां आप फजान का रूल लगाओगे। अगर एटम डिफरेंट है, देखिए कुछ रूल बता देता हूं मैं, अगर आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो डिफरेंट एटम पे है तो आप वहां पे फजान रूल लगाओगे। अगर आपका नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे है तो वहां पर आपको दो फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर आपको लगता है कि एटम तो सेम ही है पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये तीन फैक्टर्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। तो देखो यहाँ पर आप सबको साफ दिखाई दे रहा होगा, अगर हम मिथनॉल में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बात करें न्यूक्लियोफिलिसिटी की, तो पोलर प्रोटिक में नॉर्मल ऑर्डर है, आयोडीन सबसे, एजाइड सबसे बड़ा है, फिर आयोडाइड, फिर साइनाइड, फिर ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। जो छोटा होगा वो लास्ट में अटैक करेगा। मिथनॉल पोलर प्रोटिक में न भी लिखे वो तब भी आप अंडरस्टूड मान के चलिए ये पोलर प्रोटिक की बात कर रहा है। लेकिन अगर डीएमएसओ के साथ उसने पूछा तो वो लिख के जरूर देगा कि पोलर अप्रोटिक में बताइए आप। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, पोलर अप्रोटिक में हम किस हिसाब से देखते हैं, हाँ वहाँ पर ये देखते हैं कि जब फ्लोरीन जुड़ने आएगा ना कार्बन से तो वहाँ फजान का रूल नहीं लगेगा। अब बेसिकली मैं बता देता हूँ पोलर डीएमएसओ में होता क्या है। डीएमएसओ में एक स्टेबलाइजेशन और भी है, इस पर प्लस चार्ज भी होता है और ज़्यादातर देखोगे आप इन सब में किस पे प्लस है, कार्बन प्लस, सी पे प्लस, एस पे प्लस, पी पे प्लस, सी पे प्लस, सी पे प्लस, एस पे प्लस, इन सब पे क्राउन ईथर्स में भी है। इन सब में सॉफ्ट एटम पे प्लस है, तो सॉफ्ट वाला जो है वो सॉफ्ट को घेरता है। मतलब अगर इसके पास दो चॉइस है, या तो I नेगेटिव को घेरे अट्रैक्ट करे या F नेगेटिव को। तो सल्फर सॉफ्ट है तो सॉफ्ट को सॉफ्ट के साथ इंटरेक्शन पसंद है, तो हमला फ्री कौन हो गया, F, तो F जल्दी अटैक कर जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास DMSO है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो पोलर अप्रोटिक ज्यादातर सॉफ्ट एटम के मिलके बने हुए होते हैं, तो ये सॉफ्ट एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या उसको सराउंड कर लेते हैं, तो फ्री अटैक करने के लिए कौन हो जाता है, F, तो F जल्दी अटैक कर देता है। लेकिन अगर आपका मिथनॉल है तो मिथनॉल क्या करता है, मिथनॉल के संग एक प्रॉब्लम है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, तो मिथनॉल F के साथ ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो ये जो F है ये F के साथ फंस जाता है, ठीक है। अब देखिए F फंस गया ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ज्यादा अच्छी तरह से, तो F हमला कैसे करेगा, ऐसे में फिर I हमला करता है, जो बड़ा होता है वो पहले हमला करता है। तो पोलर प्रोटिक के अंदर अच्छा न्यूक्लियोफाइल बड़ा वाला है और पोलर अप्रोटिक के अंदर जो छोटा वाला है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जहां ये कुछ नहीं लिख रहा वहां अंडरस्टूड है कि वो पोलर प्रोटिक की बात कर रहा है। जैसे अब ये है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज आपका डिफरेंट एटम्स पे है, तो आप क्या देखोगे, आप यहाँ देखोगे सॉफ्ट कौन है या बड़ा कौन है। कौन बड़ा है, कार्बन बड़ा है, तो वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होगा। सल्फर पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। अब डिफरेंट एटम्स में नेगेटिव है तो आप क्या देखोगे, बड़ा देखोगे। बड़ा किसके ऊपर है, बड़ा कौन है, सल्फर है, तो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। H2T, टेलोनियम, सेलेनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, जो लोन पेयर है वो किसके ऊपर है, डिफरेंट एटम्स के ऊपर है। क्या देखोगे आप, बड़ा देखोगे। बड़ा कौन है, टेलोरियम, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो आप एक कॉन्सेप्ट तो ये याद रखो कि जो बड़ा होगा, अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर डिफरेंट एटम्स में है तो वहां आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लार्ज साइज, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि साइज इस बार तो सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज है सेम एटम पे है। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन, मतलब रेजोनेंस। तो जो क्लोरेट है वो तो बहुत स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि हमारा रेजोनेंस चल रहा है, तो हमला करेगा ही क्यों। ऐसे केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी सेम हो जाती हैं। देखो ClO4 नेगेटिव अगर मैं बनाऊं तो ये तो कभी अटैक करना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं करना चाह रहा है ये,
क्योंकि ये तो भयंकर रेजोनेंस में, यहाँ भी स्टेबल, इधर से भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, ये क्यों जुड़े किसी से जाके जब खुद स्टेबल है तो, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप चलोगे। इसके बाद नाइट्रेट में भी रेजोनेंस होता है पर थोड़ा कम होता है, नाइट्रेट में जो रेजोनेंस होता है थोड़ा कम होता है, तो इसके बाद इसका नंबर है। उसके बाद एस्टेट में थोड़ा और कम होता है, इसके अंदर थोड़ा कम और है। ओपीएच में थोड़ा और कम है, और खराब रेजोनेंस है। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता चला जाएगा, हमला करने की टेंडेंसी उतनी ही कम होती चली जाएगी, क्योंकि वो उतना स्टेबल हो रहा है। तो आप देख लीजिएगा, अगर एटम नेगेटिव चार्ज डिफरेंट एटम्स पे है तो वहां पर आपको साइज, बड़ी साइज देखनी है। अगर नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे है तो आपको वहां दो चीजें चेक करनी है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन अगर काम कर रहा है तो वहां पर देख लीजिएगा, जो जितना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा वो उतना ही लास्ट में अटैक करेगा या फिर पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन है ही नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस है खाली, फिर तो वहां भीड़ का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे और भीड़ कर दिया आपने तो वो जुड़ेगा कैसे? जैसे नीचे वाला केस देखिए। अच्छा, नेगेटिव में और न्यूट्रल में ज्यादा चार्ज डेंसिटी किस पे है? नेगेटिव पे, तो नेगेटिव वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। नेगेटिव और न्यूट्रल में नेगेटिव ज्यादा अच्छा है। नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। इसे ठीक कर लीजिएगा, ये अमोनिया है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी। यहां पर आपको दिख रहा होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, आप एटम इस बार सेम है पर स्टेरिक हिंड्रेंस आपने बढ़ा दी। अगर आप स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दोगे तो वो जुड़ेगा कैसे? तो वो पूरा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये जो ऑर्डर लिखे हुए हैं सारे, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इसमें। यहां पर आपको बड़ा ध्यान रखना है, जो नॉरबोरेंस हैं, ठीक है, इसको डबको बोलते हैं। इसमें अगर आपके 3 बॉन्ड फिक्स हैं तो चौथा बॉन्ड अपने आप फिक्स हो जाता है। कोई नॉरबोरेन ऐसा है, ये हिल तो सकती नहीं अपनी जगह से। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला बॉन्ड रिंग में गया हुआ है, ये भी बॉन्ड रिंग में गया हुआ है और ये वाला बॉन्ड भी रिंग में गया हुआ है, तो ये लोन पे डायरेक्शन हो गए ना, ये हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। और अगर ये डायरेक्शन हो जाएंगे तो ये हमरा सीधा कर देंगे। तो इसकी डायरेक्शन एकदम डायरेक्शनल है तो जल्दी अटैक करेगा। यहां पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लग गया ना आपका एन, तो ये कुछ हद तक खींच सकता है ना अपने एक दूसरे के लोन पेयर को। ये इसको खींच ले, ये इसको खींच ले, तो थोड़ा सा पुअर हो जाएगा। यहां पर ये स्टेरिक हिंड्रेंस कर दिया आपने, ये कैसे? ये तो लगने में मुश्किल पड़ जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पर ये अच्छा SN2 क्यों दे रहा है, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि इसके लोड पे डायरेक्शनल है। ये पुअर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपने स्टेरिक हिंड्रेंस कर दी है। अब अगर हम बात करें, आपके पास बहुत सारे हेलोजन्स लगा रखे हों और कोई तुमसे पूछे कि बताइए इन सब में कौन कौन से ब्रोमीन है जो सब्स्टिट्यूट होंगे या तेजी से होंगे सब्स्टिट्यूट, तो ऐसे में आपको साइक्लोहेक्सेन्स में चेयर बनानी पड़ेगी और चेयर में आपको चेक करना पड़ेगा कौन जाएगा। तो मैं पहले ही इसको मिथाइल को ई पे लगा देता हूँ बाय डिफॉल्ट। क्यों लगाया मैंने इसको ई पे? क्योंकि आपको 1,3 डाइक्सियल से बचाना है, 1,3 डाइक्सियल इंटरेक्शन से बचाना है इसको, ठीक है। तो मैंने इसे ई पे मान लिया। इसके रेस्पेक्ट में सबको सेट करता हूँ, ये सिस है, 1,4E सिस होता है। इसके बाद इसके बगल वाला सिस है, तो अगर ये है तो ये ई पे होगा, ये भी ई पे होगा। अब तो सारे ई पे होंगे, ये भी ई पे होगा, ये भी ई पे होगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए खुद ही कि जो है ये तो ई पे है, तो सबसे पहले कौन सा हटेगा? ये H और ये Br, 1,3 डाइक्सियल रिलेटिव कुछ तो कर ही सकते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ये तो इक्विटोरियल पे है। 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन से जो हेलोजन है वो वीक होने लगता है, जिससे वो जल्दी रिप्लेस होता है। तो इनमें कौन सा हेलोजन है सिर्फ रिप्लेस होगा? ये वाला। मतलब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और वो SN2 करेगा तो वो सिर्फ इसको रिप्लेस कर पाएगा, बाकियों को टच भी नहीं कर पाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि अगर एक Br एक्सियल पे है और एक Br इक्विटोरियल पे है तो 1,3 डाइएक्सियल आपका इस वाले बॉन्ड को कमजोर करके जल्दी से सब्स्टिट्यूट करवा देता है, ठीक है। तो ये कोई क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल्स की, तो कितने टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स आपको देखने को मिलते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि ये न्यूक्लियोफाइल है कि बेस है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है? तो मैं आपको यहाँ पर लिख दिया है, ये सब न्यूक्लियोफाइल्स हैं और ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स आपके अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है तो वहां पर पक्की बात है कि आपका SN2 करने के लिए ही आएंगे। SN2 या SN1 डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट कैसा है। तो इसमें आप देख सकते हो अल्कोहल है, एसिड है, सल्फर, सेलेनियम, फास्फोरस, ये सब बड़े बड़े हैं, एजाइड, अमोनिया की फैमिली, ठीक है। NaBH4 ये हाइड्रेट देता है। NaBH4 के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता, ये सेकेंडरी और टर्शरी के साथ देता है, ठीक है। Na2CO3, K2CO, अच्छा Na2CO3, K2CO3 क्या देंगे? ये तो चलो दिख रहा है साहब कि अल्कोहल देगा, ये एसिड देगा, ये सब ठीक है। ये क्या दे रहे हैं? तो बड़ा ध्यान रखिएगा, ये वाली जो चीजें लिखी है ना मैंने यहाँ पर, ये सब इसका ध्यान रखिएगा, ये सब के सब कुछ नहीं दे देंगे, ये सिर्फ पानी ही देते हैं। मतलब ये सब OH नेगेटिव का ही सोर्स है बेसिकली। वाटर ये तो OH है ही, वाटर OH, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट भी, सॉरी ये भी वाटर ही है। सब यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब पानी ही है और कुछ नहीं है, ठीक है।
तो ये सब न्यूक्लियोफाइल हैं, ये सब के सब सीधा सीधा ये एलिमिनेशन नहीं दे सकते, ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही देंगे। अब रहे कुछ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, इनके संग आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जुड़ेंगे किसके साथ, ये किस साइड से जुड़ेंगे, कार्बन से जुड़ेंगे कि नाइट्रोजन से जुड़ेंगे। ऐसे केस में अगर हम बात करें तो देखिए, अगर AgCN है तो AgCN के अंदर अगर N है आपके पास और कार्बन है, और Ag और C का बॉन्ड कैसा है आपका, ये वाला बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसमें आपके पास अगर RX है तो हमला जो होगा वो किस साइड से होगा, ऑब्वियसली बात है N की साइड से होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब अटैकिंग साइड है इसके अंदर N की साइड से अटैक होता है, यहाँ पर N अटैक करेगा, K और CN में कौन अटैक करेगा, C अटैक करेगा, AgONO में कौन अटैक करेगा, Ag और O का बॉन्ड मजबूत होता है तो हमला कौन करेगा इस बार, N करेगा। KONO2 में, K तो आयनिक है तो टूटा हुआ है, कौन अटैक करेगा, O अटैक करेगा। KSC में, K के साथ ये तो फ्री है बिल्कुल, टूटा हुआ है तो S अटैक करेगा। AgSCN में N अटैक करेगा। मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप गलत कर सकते हो, अगर आपको ना आता हो ये चीज तो एग्जामिनर तुम्हें देता है मान लो RX और साथ में डाल देता है KCN, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, ओके यहाँ पर जो अटैक हो रहा है वो कार्बन की साइड से हो रहा है, क्योंकि K तो आयनिक है तो टूटा हुआ होगा। अब आप खुद भी सोच सकते हो कार्बन में और नाइट्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, N, तो हमला कौन करेगा, ऑब्वियसली बात है कार्बन करेगा, ठीक है। तो इसमें बनेगा क्या, RCN बनेगा। लेकिन अगर मैं RX के साथ ले लूं AgCN तो आप ध्यान रखिएगा ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट नहीं सकता, तो मजबूरी में अब किसको अटैक करना पड़ेगा, N को अटैक करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा RNC, बाद में AgX निकल जाएगा RNC। आप यहाँ RCN बना दोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। सेम याद रखिएगा, Ag के साथ आप ऐसे याद दे सकते हो, Ag के साथ हमेशा N ही अटैक करता है, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जहां Ag होगा अटैकिंग सेंटर N, K के साथ तो C होना ही है, Ag के साथ N, K के साथ O होगा, मैंने Ag के साथ इसको, अच्छा K के साथ सल्फर, Ag के साथ हमेशा N, तो आप याद रखोगे ना Ag के साथ N है तो आपको हमेशा आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और Ag नहीं है तो दूसरे वाले आइटम से करा देना अटैक, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ, ये कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जो 1 डिग्री के साथ तो रिएक्शन दे जाते हैं, 1 डिग्री के साथ तो SN2 दे देंगे, पर 3 डिग्री के साथ ये हमेशा एलिमिनेशन देते हैं। 3 डिग्री के साथ ये, क्योंकि ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जा रहे हैं, इनकी बेसिटी अच्छी खासी है, तो आप इनमें खास तौर पे सावधान रहें। 1 डिग्री के साथ ये सब्स्टिट्यूशन देंगे, पर अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आ गई तो ऐसे केस में आप सब्स्टिट्यूशन मत करा देना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे अगर पेपर में आ जाए कि इसके संग डाला है RC ट्रिपल बॉन्ड C-, अगर आपको पता ही नहीं है कि ये क्या करने वाला है यहाँ, तो आप तो इसको हटा के लगा दोगे C ट्रिपल बॉन्ड CR, ये गलत हो जाएगा। तो ये जो बेस है ये ऐसे केस में करेगा क्या, ये यहाँ पर एलिमिनेशन कर देगा, ठीक है, ये यहाँ का H निकल जाएगा, यहाँ का Cl, तो ये एल्किन बन जाएगी, ठीक है। तो ये बेस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ हमेशा क्या करता है, एलिमिनेशन। RLI लो, C ट्रिपल बॉन्ड C NH2 ले लो, कंसंट्रेटेड OH, एल्कोहलिक OH, एल्कोहलिक KCN, LH4, RMGX, R2COLI, MEO-, ETO-, PRO-, ये कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ हमेशा 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 एलिमिनेशन प्रोडक्ट दिया करते हैं, जबकि 1 डिग्री के साथ ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। 2 डिग्री में ये मिक्सचर देते हैं तो उसकी यहाँ बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, वहां पर दोनों मिलेंगे, हालांकि एलिमिनेशन उसमें भी मेजर होगा, सब्स्टिट्यूशन वाला माइनर होगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट में आए हम, तो यहां पर अगर हम DMSO डाल दें तो DMSO क्या करता है, DMSO की अभी खासियत हमने देखी थी, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये कैटायंस को अपनी कैविटी में घेर लेगा। अगर ये DMSO कैटायन को फंसा लेगा तो O के पास ज्यादा चांस है, क्योंकि यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमला करने के लिए, तो O ही हमला करेगा किस पे, CH2Br पे। गैस फेज में अगर आप इसको लेते हो तो गैस फेज में ये जल्दी से दूर हो जाएगा, Na और O का बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा कहां है, ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन पे, कार्बन पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा नहीं है, ऑक्सीजन पे ज्यादा चार्ज डेंसिटी है तो O हमला करेगा। तो चाहे DMSO में ले लो, चाहे गैस फेज में ले लो, पोटेशियम और सोडियम के मेटल्स लोगे तो भी वो दूर लगे रहेंगे, तब भी हमला O से ही होगा, कोई चार्ज डेंसिटी यही ज्यादा है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि कहीं आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मत ले लेना, अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो वो इसे घेर लेगा, तो हमला कार्बन से होगा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था SN1 के अंदर अटैक कार्बन से हो गया था। तो अगर DMSO है, गैस फेज है, सोडियम या पोटेशियम मेटल्स हैं तो अटैक O करेगा, लेकिन अगर यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो वो ऑक्सीजन को घेर लेगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अटैक कार्बन की साइड से होगा न कि ऑक्सीजन से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई एलाइल हैलाइड है तो एलाइल हैलाइड के अंदर कभी भी सब्स्टिट्यूशन होगा तो आपको हमेशा कम बीट पे अटैक कराना है। जैसे मान लो ये है मेरे पास, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हो, कोई भी मतलब ये सब लिखे हुए ना, सब कोई भी आ गए, इन सब में आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल लीजिए, ये भी नीचे वाले भी ले सकते हो, यहाँ तो कोई एलिमिनेशन की चांस है ही नहीं। आप इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कम बीट का मतलब पहले आप Cl को बाहर कर दो, बाहर करने के बाद आप यहाँ प्लस ले आओ। अब आप इस चूंकि डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, आप थोड़ा सा चला के देख लीजिए, ये यहाँ पर भी आ सकता है। इन दोनों स्ट्रक्चर में आप चेक कीजिए किसमें भीड़ कम है, आप हमला वहां कराइए,
भीड़ कहाँ कम है इस पे, तो हमला यहाँ होगा, न कि नीचे वाले, मतलब नीचे भी होगा, माइनर होगा, मेजर आपका ये बनेगा। आप ये ध्यान रखिएगा। अगर एलाइल हैलाइड है तो आप हमेशा कम भीड़ के अकॉर्डिंग अटैक कराओगे। जैसे नीचे वाला केस की बात करें, नीचे ऊपर वाले की, सॉरी ऊपर वाले की अगर बात करें तो यहाँ पर भी यही होगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ आपका बन गया ये एलाइल कैटायन। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये कैटायन यहाँ पहुंचेगा। तो इन दोनों में अगर आप देखते हो तो कम भीड़ का है, इधर है, तो हमला इस पे होगा। चाहे आप ऐसा लीजिए चाहे आप ऐसा लीजिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। माइनर वाला मैंने नहीं बनाया, मेजर ये बनेगा, माइनर वाला ज़्यादा भीड़ वाला बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको आप बोलते क्या हो, जिस जगह से Cl गया है वहीं पर अगर न्यूक्लियोफाइल लगता है तो आप उसे बोलते हो SN2। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई एल्किल हैलाइड है और आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, तो जहां Cl गया है वहीं लग गया अगर न्यूक्लियोफाइल, तो आप इसे क्या बोलते हो, आप इसे बोलते हो SN2। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है कि जहां Cl गया है वहां न्यूक्लियोफाइल नहीं लगा, न्यूक्लियोफाइल लगा तो कम भीड़ पे है पर वो दूसरी जगह पे लगा है, तो आप उसे बोलते हो SN2 प्राइम। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, SN2 प्राइम, और इसमें क्या हो रहा है, SN2 हो रहा है। ठीक है, तो खाली नाम की बात है, आपको बस ये याद रखना है एक्चुअली प्रोडक्ट क्या है, ना कि आपको नाम के चक्कर में फंसना है इसके। ठीक है, नाम से तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, आपको काम से ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो कभी एलाइल हैलाइड्स आते हैं तो आप सावधान रहिएगा, वहाँ हमेशा जो है आप कम भीड़ पे अटैक कराएंगे, न कि आप ज़्यादा भीड़ पे अटैक कराएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप बेस का, जैसे आपके पास ये 1,3 कीटो एस्टर है, 1,3 कीटो एस्टर के अंदर अगर आपके पास है, आप डालते हो 1 इक्विवेलेंट बेस, तो पहला इक्विवेलेंट बेस कहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, ऑब्वियसली बात है बीच वाला। अगर बीच वाला एसिडिक प्रोटॉन निकल गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहीं से हमला कर जाएगा RS के ऊपर, सीधी सी बात है। तो आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, यहाँ पर OR आएगा इस टाइप का। लेकिन अगर आपने 2 इक्विवेलेंट बेस यूज किए तो देखिए 2 इक्विवेलेंट बेस क्या करते हैं, 2 एसिडिक हाइड्रोजन से निकालेंगे। पहला निकलेगा यहाँ से निकल के तुरंत ये क्या हो जाएगा, इनोलेट बना लेगा, वही तो रेजोनेंस में है ना। अब दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, फंक्शनल ग्रुप के साइड वाला, यही तो एसिडिक होता है, यहाँ से। ठीक है, ये भी इनोलेट बना लेगा। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे लिख लो, मन करे तो आप इसको ऐसे लिख लो, एक ही बात है। मैं इसको ऐसे ना लिख के कैसे लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे मान के चल रहा हूँ ताकि समझने में हमें आसानी रहे। पहले ने निकाला यहाँ से, दूसरे ने निकाला यहाँ से। ठीक है, बना सकते हो आप, चाहो तो यहीं से बना लो। ये देखो यहाँ गया नेगेटिव, इसको चलाया तो यहाँ गया नेगेटिव। तो इन दोनों में अगर आप देखते हो तो स्टेबल कौन सा है, बीच वाला, तो रेड कौन सा कर जाएगा, कोने वाला। अगर आपके पास कभी भी एक से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं या बन जाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, जो लास्ट में एनायन बनाए हमेशा हमला वो करता है पहले। क्यों, क्योंकि जो पहले बनाए वो तो स्टेबल था, तो वो क्यों हमला करे। जो लास्ट में बनाए वो परेशान है, वो दुखी है, तो हमला वो पहले करेगा। तो ऐसे केस में हमला इस जगह से होगा। तभी यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट डाले हैं आपने, तो देखो R कहाँ लगा, यहाँ। और जब आपने 1 इक्विवेलेंट डाला तो उसने बीच वाला ही निकाला, कोई बहुत ज़्यादा एसिडिक था तो वहीं से R लग गया, यहाँ तो चार्ज ही नहीं था जहाँ से हमला हो जाए। ठीक है, तो 1,3 कीटो एस्टर के अंदर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि वो 1 इक्विवेलेंट या 2 इक्विवेलेंट करके पूछ ले तुमसे। अब रही बात एल्कोहल्स की, बात करें थोड़ा सा। एल्कोहल्स में अगर हम देखें तो एल्कोहल बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है। एल्कोहल SN2 रिएक्शन नहीं दिया करते भाई। OH कभी भी एक लिविंग ग्रुप नहीं होता। अगर हम बात करें तो OH इज नॉट ए लिविंग ग्रुप। OH जो है एक एल्कोहल की अगर हम बात करें तो एल्कोहल कभी R+OH नेगेटिव में नहीं उठता। एल्कोहल क्या होता है, एक माइल्ड एसिडिक है, RO- और H पॉजिटिव में रहता है, न कि R+ और OH में तोड़ दो आप इसे। तो एल्कोहल के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे कैसे, आपको इस गंदे लिविंग ग्रुप को कैसे भी करके अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो इसके पास हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। कैसे तरीके हैं, हम O के साथ P लगा दें, फॉस्फेट बना दें, फॉस्फेट बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो P O को ले जाएगा। आप इस O के साथ सल्फर लगा दो, सल्फेट बना दो, सल्फर ले जाएगा। आप इस O के साथ बोरोन लगा दो, बोरोन ले जाएगा। सिलिकॉन लगा दो, सिलिकेट बना के निकाल ले जाएगा। तो आप इसको बना सकते हो, OTS बना दो, OMS बना दो। आपको ये किसी भी तरीके से अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हो कि नहीं ये ऐसे ही निकल जाएगा तो आपका धोखा है। आप कभी गलती से भी इसको ऐसा न तोड़ देना कि आप इसको R+ और OH कर दो, ये बहुत बड़ा पाप है। RO- और H+ में ब्रेक होता है हमेशा। तो इसको आप OTS बना सकते हो, कैसे अच्छा लिविंग ग्रुप बना सकते हो। मैं TSCl डाल दूँ तो O का हमला होगा, TS पे Cl यहाँ से चला जाएगा तो बन गया ना ये OTS। OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से देखो हमने PCl3 डाला तो PCl3 के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। कैसे होगी देखिए, जब ROH लिया तुमने, इसमें PCl3 डाला तो O हमला करेगा P पे, Cl यहाँ से चला जाएगा तो ये हो जाएगा ROPCl2। अब तो लिविंग ग्रुप बन गया ये। और P क्यों बन गया, क्योंकि P के पास होते हैं वैकेंट D और O के पास होते हैं लोन पेयर, तो P/D हो सकता है ना इनके बीच में, तो Cl आएगा और P O को डाले जाएगा। तो आपको इस OH को किसी भी तरीके से करके आपको गंदे से अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना होगा।
तो PCl3 से बन सकता है, SOCl2 से बन सकता है, SOCl2 से भी बना सकते हो आप इसे। अगर SOCl2 से बनाना चाहते हो तो आराम से इससे बना लो। ROH में डालो आप SOCl2, ओके पास लोन पे है, ये हमला करेंगे और ऊपर नीचे Cl निकल जाएगा यहाँ से। अब हो जाएगा ये ROSOOCl, और जो Cl नेगेटिव है pyridine के साथ लगा हुआ है, आपने pyridine लिया हुआ है साथ में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये यहाँ से इसको बाहर कर देगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, सल्फेट बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है और क्लोरीन अलग हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसके डिटेल मैकेनिज्म में अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं इसके अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये कुछ नेम रिएक्शन है, इसे मित्सुनोबू रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसका नाम एप्पल रिएक्शन है, जो एक रिएक्शन है इसमें एप्पल भी है, ये वाली मित्सुनोबू भी है, तो इनके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर आप बस अभी फिलहाल देख लीजिए, अगर इस OH को आपको हटा के Cl लगाना है, आपके पास तरीके क्या क्या हो गए। आप PCl3 ले लो, P जो है O को ले जाएगा, Cl लगा देगा पीछे से, S O को ले जाएगा, Cl लगा देगा पीछे से, PPS3 P O को ले जाएगा, Cl लगा देगा पीछे से CCl4 का, PPS3Cl2 O P को ले जाएगा या PO को ले जाएगा, Cl लगा देगा या पीछे से, PPS3 O PP फॉस्फोरस O को ले जाएगा, Cl लग जाएगा पीछे से, P O को ले जाएगा, CCl3 का Cl लग जाएगा यहाँ पर, PCl5 में फॉस्फोरस O को ले जाएगा, इसका Cl लग जाएगा, बोरॉन O को ले जाएगा, Cl लग जाएगा, TSCl OTS बन जाएगा, इसका Cl आगे लग जाएगा, MSCl OMS बन जाएगा, इसका Cl लग जाएगा। तो ये कुछ मैंने जो है आपको शॉर्ट में बता दिया है, इसका डिटेल मैकेनिज्म है, ये ऐसी बातों से नहीं होता, ये पूरा डिफाइन करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसको मैं अलग से एक वीडियो में समझाऊंगा पूरे इसके मैकेनिज्म कैसे होते हैं एप्पल रिएक्शन के, मित्सुनोबू के। पर अभी फिलहाल आप इनको शॉर्ट में याद रखिएगा कि ये कभी भी आपको OH की जगह पे Cl लगाना है तो आप इन तरीकों से, Cl की जगह Br भी हो सकता है, अब इसको रटना नहीं कि Cl ही होगा तभी, यहाँ Br भी ले सकते हो सबके सब, ठीक है। तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन लगा सकते हो, जनरली Cl और Br ही होते हैं। अब रही बात यहां पर आपको मिलेगी हमेशा क्या, इन सब के साथ क्या मिलेगी आपको, हमेशा SN2 मिलेगी। ये जो रिएजेंट मैंने लिखे हैं ये SN2 के हैं, पर इधर अगर मैं SOCl2 डाल दूं तो आपको SNI मिलता है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, SNI। SNI का मतलब होता है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपको रिटेंशन मिलेगी, जहां से OH गया है वहीं से Cl आ गया। कैसे हुआ होगा ये रिएक्शन, देखो OH ने हमला किया होगा SOCl2 पे, ठीक है, इसके बाद लोन पेयर है, इसने हमला किया, यहां से Cl चला गया, तो कैसा बन गया ये O सल्फर डबल बॉन्ड O, एक Cl यहां और एक Cl यहां पर चला गया अलग, तो वो Cl और यहां का H मिलके HCl बना के उड़ गए बीकर से बाहर। अगर वो दोनों उड़ गए तो अब होगा, देखो क्या, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये आ कहाँ रहा है, ये बेसिकली इसके साथ आ रहा है p पाई d पाई करने। तो जैसे ही इसके ऑर्बिटल में मिक्सअप होगा तो ये SO2 नहीं बन गया, तो ये Cl आगे से, चूंकि ये आगे से लगाया ना पूरा बॉन्ड, ये आगे से आके इसको हटा देगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलती है, रिटेंशन मिलती है। तो खाली SOCl2 पड़ा हुआ है तो आप SNI करोगे, मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर SOCl2 के साथ pyridine है तो ऐसे केस में HCl नहीं जा पाती है, उड़ के pyridine उस Cl को पकड़ लेता है और पीछे से फेंक देता है, तो इसमें आपको SN2 मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ईथर्स। ईथर्स होते हैं रिच, और ईथर भी बड़े पुअर लिविंग ग्रुप है, आप ईथर को भी तोड़ नहीं सकते। अगर मैं ले लूँ यहाँ पर, मान लो ये मैंने एक ईथर लिया, ईथर रिच होता है, तो ईथर इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल्स, बेसिस, रिड्यूसिंग एजेंट हमला नहीं कर पाते हैं। इस पे हमला कौन करेगा, इस पे हमला करेंगे एसिड्स, क्योंकि ये रिच है तो एसिड्स कैसे होते हैं, डेफिशिएंट। तो देखो अगर मैं इसमें HI का हम ट्रैक करा भी दूं तो होगा क्या, इसके बाद लोन पेयर है, ये क्या अटैक करेगा H पे एसिड के, तो O पे तो लग गया H, इस पे आ गया प्लस, अब रहा I माइनस। अब I माइनस के पास ऑप्शन है, वो दो जगह अटैक कर सकता है, या तो वो यहां से आए और या फिर वो यहां से आए। तो आप ध्यान रखिएगा तीन केस, कौन कौन से तीन केस, एक तरफ 2 डिग्री है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ 1 डिग्री है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ 2 डिग्री और एक तरफ 1 डिग्री है। इन तीन केस के अंदर हमेशा आप कंप्लीट से अटैक कराओगे, इसके अलावा हर जगह आप कार्बोनेट की स्टेबिलिटी देखना। सिर्फ ये तीन केस, ये रिंग में भी हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये तीन केस रिंग में भी हो सकते हैं। ऐसे केस में हमेशा कंप्लीट से अटैक होगा, इसके अलावा हर जगह आप कार्बोनेट की स्टेबिलिटी से जाओगे। तो कंप्लीट कहाँ है, इधर ही तो है, तो ये यहाँ से खींच लेगा, तो क्या बन गया ये CH3I, और ये पूरा सा अलग देख लो आप, यहाँ पर ऐसे हुआ होगा, O पे लगा H, यहाँ आया प्लस, तो I कहाँ से आया होगा, कंप्लीट से, तो बन गया ना CH3I, ठीक है, I आ गया कंप्लीट से, ठीक है। O पे लग गया H, यहाँ आया प्लस, I कहाँ से आएगा, कंप्लीट से, O पे लग गया H, I कहाँ से आएगा, कंप्लीट से, कंप्लीट कहाँ है, इधर की तरफ, ये लो, ठीक है। तो CH3H2I बन गया। ये तीन केस कंप्लीट के, ये रिंग में भी पूछा जा सकता है, कैसे, आपको कोई रिंग दे देगा वो, अब कहेगा बताओ आपने डाला HCl, तो अब देख लेना HCl डाल रहे हैं तो O पे लगा देना H, ये भी तो ऐसा ही है, कैसा 2 डिग्री और एक तरफ 1 डिग्री, ये केस तो बन गया 2 डिग्री और 1 डिग्री वाला, तो इसमें भी तो कंप्लीट आएगी, कंप्लीट कहाँ है, यहाँ से खुल जाएगा,
यहाँ पर आ गया Cl और यहाँ आ गया आपका OH। ठीक है, इसके अलावा आप हर जगह SN1 से जाओगे। जैसे एक SN1 का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अगर वो पूछता है PHCPHO ऐसे, अब O पे लगा दो H, यहाँ आ गया प्लस। ऐसे केस में हर जगह कार्बोटाइल की स्टेबिलिटी आपको देखनी है, न कि अब कंप्लीट सिर्फ ये 3 केस हैं। इसके अलावा हर जगह स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइल। अब जरा देखना, अगर मैं इधर से कटवाऊँ, इस बॉन्ड को तोड़वा दूँ तो कार्बन बन रहा है 2 डिग्री, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको ब्रेक करवाता हूँ तो ये बनेगा टर्शरी बेंजाइल हैलाइड, तो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमला इस बार कहाँ होगा? हमला आपका न्यूक्लियोफाइल का इधर होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इसके अलावा इन 3 केस के अलावा हर जगह कार्बोटाइल की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जाना है। अच्छा, बाकी यहाँ ऑक्सीजन की जगह पे और क्या हो सकता है? सल्फर भी हो सकता है। यहाँ ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन भी हो सकता है। जैसे ये देखिए होगा आपने, यहाँ पर 3 ग्रुप है और ऑक्सीजन भी पॉजिटिव है, यहाँ पर अटैक कराना है। नाइट्रोजन भी ले सकते हो और चाहो तो आप यहाँ पर सल्फर भी ले सकते हो। ठीक है, सल्फर के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, नाइट्रोजन के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा और ऑक्सीजन के साथ भी सेम का, मतलब सल्फर के ईथर्स हो, नाइट्रोजन के आपको टेट्रा अमोनियम सॉल्ट्स हो और टेट्राएल्किल सॉल्ट्स, और साथ में आपका क्या है ईथर हो नॉर्मल वाला, ऐसे वाला, तो भी आप हमेशा इसी तरीके से जाओगे। अब आते हैं लास्ट केस में आपका अच्छा रिमेनिंग एथर्स लिखा है मैंने SN1, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइल वेयर रेजोनेंस वर्क्स। ठीक है, लास्ट है एस्टर्स। एस्टर्स के अंदर आपको ध्यान रखना है, एस्टर चाहे फॉस्फोरस का हो, चाहे सल्फर का हो, चाहे कार्बोक्सिलेट हो, न्यूक्लियोफाइल हमेशा यहीं आते हैं। कहाँ आते हैं? हमेशा हमला करेंगे इस जगह पे और ये खींच लेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक लीविंग ग्रुप है। आप देखो ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, इसे आप बोलते हो ACO-, RCO- को क्या बोलते हो आप? ACO-। ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा यहाँ, आप गलती से भी ये मत करना, जो न्यूक्लियोफाइल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं उनका अटैक, देखो छोटे वाले तो यहाँ आ जाते हैं, छोटे मतलब OH, अमोनिया, RMGX, ये सब तो आ सकते हैं, पर जो बड़े न्यूक्लियोफाइल हैं, यहाँ जनरली कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं बड़े में? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फर के सॉल्ट, सेलेनियम, PR3, साइनाइड, एजाइड, ये देखा गया ये यहीं अटैक करते हैं। ठीक है, तो इन सब का अटैक आप यहाँ कराओगे जो बड़े हैं। मैंने लिख दिया है, एजाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फर, सेलेनियम, PR3, साइनाइड, ये सब यहाँ आएंगे और RCO नेगेटिव अलग हो जाएगा। ठीक, तो चाहे ये सल्फर का एस्टर हो, चाहे ये सल्फर का एस्टर दिख रहा होगा आप ये वाला, चाहे ये फॉस्फोरस का एस्टर हो, सल्फर के एस्टर में तो हर न्यूक्लियोफाइल को यहीं अटैक करना है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एस्टर के अंदर ये जो अटैक करने आते हैं, इसमें आपके कौन कौन से सकते हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, एजाइड, फॉस्फोरस के सॉल्ट, सल्फर, सेलेनियम, ये सब होंगे। ठीक है, बाकी फॉस्फोरस के एस्टर्स पे भी आप कर सकते हो अटैक, है ना, यहीं पर कराना है। फॉस्फोरस हो, सल्फर हो, ये हो, सब एस्टर्स यहीं होंगे। रही बात अब एपॉक्साइड्स की, तो अगर एपॉक्साइड्स की हम बात करें तो एपॉक्साइड में आपको बड़ा ध्यान रखना है, एपॉक्साइड जो खुलती हैं न्यूक्लियोफाइल्स की प्रेजेंस में, वो कम बीट से खुलेंगी हमेशा। हमने कल देखा था, हमने जब इसको एसिड की प्रेजेंस में खुलवाया था तो ये ज़्यादा बीट से खुली थी जहाँ कार्बोटाइल स्टेबल था, पर अगर बेस या न्यूक्लियोफाइल आएंगे तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा इसको कम बीट से खोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद भी रिच है और आपका जो ईथर भी तो रिच है, तो ये एंट्री करते हैं कम बीट से, तो कम बीट से खोलोगे तो अपोजिट आएंगे। क्यों? ये आगे से बंद है तो इनको बैक साइड से तो आना पड़ेगा, आगे से तो आ नहीं सकते, आगे से रास्ता बंद किया हुआ है इन्होंने, ऑक्सीजन के लोन पे ने आगे से बंद कर रखा है इनको, तो आगे से हमला नहीं कर सकते आप, आपको बैक साइड ही अटैक करना पड़ेगा और कम बीट से अप्रोच करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये आगे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से। अच्छा ये तो ठीक है, चलो ये यहाँ वाला बन गया। अगर आपने N3 लेके आए तो N3 क्या करेगा? N3 खोल देगा इसको कम बीट से, और क्या है, N3 ने खोल दिया कम बीट से। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, N3 का अगर आप डालते हो H2PDC तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये N3 को क्या बना देता है? N2 यहाँ से उड़ जाएगी और NH2 रह जाएगा, LiH4 N2 उड़ जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा, NH2 बन जाएगा, और PPH3 वाटर भी N2 उड़ा के, यहाँ से N2 उड़नी है इन तीनों के प्रेजेंस में, और यहाँ पर इसका रिडक्शन हो जाता है। तो N3 को आप NH2 बना सकते हो इन तीनों की मदद से। ठीक है, तो ये सब था आपका SN2 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, वो भी एक SN2 का ही रूप है, पर वो थोड़ा इससे अलग है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, इसके कुछ मैकेनिज्म मैंने आज नहीं बताए हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मित्सुनोबू या एप्पल रिएक्शन या कुछ नेम रिएक्शन और हैं जिनके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।